सैडनेस इज नॉट इक्वल टू डिप्रेशन। क्या आप सोचिए, डिप्रेशन जिम जाने वाले को नहीं होता है। लोग आते हैं बोलते हैं इसे क्यों डिप्रेशन हो रहा है, इसकी तो अच्छी नौकरी है, इसके पास पैसा है, अच्छी फैमिली है। क्लास 11-12 के बच्चे एडिक्शन के साथ आ रहे हैं और उनमें सबसे कॉमन क्या हो रहा है ना कि आजकल वेपिंग बहुत कॉमन हो गई है, ई सिगरेट्स, ये सब वो लोग यूज़ करने लग गए हैं। ऐसा हो रहा है कि मतलब वो रात से लेके सुबह तक गेम खेलते रहते हैं। उनकी पूरी जो रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। लोग बोलते हैं एडिक्शन बुरी आदत है। एक्चुअली एडिक्शन बुरी आदत नहीं है, इट इज़ अ डिजीज़। लाइफ में डिसिप्लिन और रूटीन होना बहुत जरूरी है। सनसेट के पहले खाना खा लेना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि लोग मतलब कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, लेट नाइट खाते हैं। अगर बंदा अकेला है ना, मुझे लगता है अकेलेपन से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और आज हमारे साथ में है एक बहुत विशेष शख्स और एक बहुत विशेष टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो है मेंटल हेल्थ के बारे में, इमोशंस के बारे में और लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में। हमारे साथ में है डॉक्टर अभिषेक पाठक जी, जो पिछले 16 वर्षों से साइकेट्री फील्ड में कार्यरत हैं और हज़ारों लोगों को बहुत ज़्यादा अपने अनुभव से और अपने शिक्षा से जो प्राप्त की उन्होंने, उससे लाभान्वित किया है। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद संतोष जी। सर, आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में और लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले अपने बारे में सर थोड़ा सा बताइए प्लीज़। मैं डॉक्टर अभिषेक पाठक, एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। एंड आई डिड माई एमडी साइकेट्री फ्रॉम IMS BHU वाराणसी। और उसके बाद आई वेंट टू निमहांस बेंगलोर फॉर माई सीनियर रेसिडेंसी। एंड आफ्टर दैट मैंने 1 साल UP UMS SFI में भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है। और पिछले मैं करीब 7 सालों से यहाँ लखनऊ में हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो साथ में आई हैव माई प्राइवेट प्रैक्टिस ऑल्सो। ओके सर, परफेक्ट। इन गोमती नगर। ओके सर, परफेक्ट परफेक्ट। सर, सबसे पहले आज हम कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो मिथ हमारे उसमें समाज में फैला हुआ है वो है कि डिप्रेशन मींस सैडनेस। सर, ये कितना सच है और उसमें सच्चाई क्या है? नहीं, ये सैडनेस इज़ नॉट इक्वल टू डिप्रेशन। मतलब सैडनेस तो एक टेम्पररी इमोशन है। हम लोग सब सैड होते हैं। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, या बॉस ने डांट दिया, या हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं हुआ, तो हम सैड हो जाते हैं। लेकिन फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाते हैं, या घर वालों से बात होती है, या फ्रेंड्स बात करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल फील करने लगते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन है वो सैडनेस का, आप समझ लीजिए, उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो 10 टाइम्स होती है। और डिप्रेशन जो होता है वो परवेजिव होता है। और डिप्रेशन की डायग्नोसिस के लिए ही बोला जाता है कि मूड शुड बी परवेजिव, देयर शुड बी परवेजिव सैडनेस ऑफ मूड। और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए कि देयर शुड बी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स। मतलब जो इंसान जो काम करता है, जैसे मान लीजिए होम मेकर है, तो उसका घर में काम नहीं, घर के काम में मन नहीं लग रहा। मान लीजिए कोई ऑफिस का काम करता है, तो उसके ऑफिस के काम में उसे मन नहीं लग रहा। या स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और ये डिप्रेशन लगातार, इट शुड बी देयर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये जो सैडनेस ऑफ मूड है, इट शुड बी प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड इट शुड परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 15 डेज। 15 डेज से ज़्यादा होती है तब वो डिप्रेशन होती है। और उसके साथ कुछ और भी डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि एनहिडोनिया एक मेडिकल टर्म है, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। पहले जिन चीज़ों में रुचि थी, अब उन चीज़ों में रुचि नहीं है ना। जैसे पहले किसी को म्यूज़िक का शौक़ था, अब म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। किसी को मूवी देखना अच्छा लगता था, मूवी देखना अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो एनहिडोनिया। बायोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, कि स्लीप डिस्टर्ब हो गई, एपेटाइट डिस्टर्ब हो गई। अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है। एक कॉमन भ्रांति ये है कि मतलब डिप्रेशन का मरीज कम सोता है, कम खाता है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि ज़्यादा भी सो सकता है, ज़्यादा भी खा सकता है, है ना। उनको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक चीज़ होती है इमोशनल हंगर।
मतलब व्हेन पीपल आर इन डिस्ट्रेस तो दे टेंड टू क्रेव फॉर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स। वो रात में जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, है ना, चॉकलेट पेस्ट्री या जो शुगरी ड्रिंक्स है वो ज़्यादा लेते हैं, वो उनका कंफर्ट फूड हो जाता है। तो डिप्रेशन में एपेटाइट कम तो होती है लेकिन बढ़ भी सकती है। वही मैं बोल रहा था, इमोशनल हंगर जो उसके ग्रेटिफिकेशन के लिए लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। कम सोते हैं, ज़्यादा भी सो सकते हैं। और उनको क्या कहते हैं, कुछ और भी फीचर्स हो सकते हैं, जैसे होपलेसनेस हो जाती है, वर्थलेसनेस हो जाती है। ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन हो तो सुसाइडल आइडिएशंस भी डेवलप हो जाते हैं। अब इसमें सुसाइडल आइडिएशंस की भी अलग अलग सीवियरिटी होती है। जैसे कुछ लोग जैसे प्लान करते हैं, सोचते हैं कि मैं आज सोने जा रहा हूँ, कल सुबह उठूँ ही ना। वो एक पैसिव इंटेंट है। लेकिन कुछ लोग जिनकी ये सुसाइडल आइडिएशंस ज़्यादा सीवियर होते हैं, वो प्लान करने लगते हैं, गूगल पे सर्च करने लगते हैं मोड्स कि कैसे मैं सुसाइड कर लूँ, क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे केसेस में ये इमरजेंसी हो जाती है। अगर पेशेंट को एक्टिव सुसाइडल आइडिएशंस है, आपके पास कोई पेशेंट आता है, यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर सुसाइडल आइडिएशंस, इंटेंट उनकी क्या सिवियरिटी है, क्या ग्रेडिंग है। अगर एक्टिव सुसाइडल आइडिएशंस है तो दीज पेशेंट शुड बी एडमिटेड, है ना, वो इमरजेंसी हो जाती है। सर इसमें मुझे थोड़ा इसमें मतलब टेक्निकल जानना था कि एक्चुअली जब डिप्रेशन होता है किसी बंदे को तो बॉडी में क्या डोपामाइन उसमें कुछ दिक्कत आती है, या कौन सा हार्मोन होता है जो एक्चुअली डिस्टर्ब होता है? क्योंकि हम मेडिसिन देते हैं अगर टेक्निकली तो किसी न किसी चीज़ के लिए दे रहे होंगे हम, तो थोड़ा सा टेक्निकल बताइए सर, बिकॉज उसमें मेरा इंटरेस्ट हो जाता है। डिप्रेशन जैसे अन्य बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन भी मल्टीफैक्टोरियल है। है ना, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं उनकी पैथोजेनेसिस में। जैसे कि डिप्रेशन के लिए या ज़्यादातर जो न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम लोग बायोसाइकोसोशल मॉडल फॉलो करते हैं। तो उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोसोशल फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपने जो पूछा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। बायोलॉजिकल मॉडल में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ लोग जेनेटिकली वल्नरेबल भी होते हैं डिप्रेशन डेवलप करने के लिए, कि फैमिली में अगर पहले से ही हिस्ट्री है मदर फादर में डिप्रेशन की, तो हो सकता है, रिस्क रहता है कि ऑफस्प्रिंग में भी डिप्रेशन हो। दूसरा जो आपने ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन के बारे में पूछा, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक साइकेट्री में थ्योरी है मोनोअमीन थ्योरी। ये जो आपने बताया ना, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये मोनोअमीन होते हैं। तो जनरली जो सिंपलिस्टिक टर्म में मैं बता रहा हूँ कि इनका लेवल जो होता है, इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, इनका लेवल जो होता है वो ब्रेन में कम हो जाता है। हाँ, तो मेडिसिन्स के थ्रू उनके लेवल को जो है संतुलित किया जाता है। कॉमनली एसएसआरआईज प्रेस्क्राइब करते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। उनके थ्रू उसके लेवल को मतलब नॉर्मलाइज किया जाता है। जनरली जैसे सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, यही कॉमन मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इनका लेवल जो है वो कम हो जाता है। ओके। सर दूसरा मिथ है कि जो मेंटल इलनेस होती है वो हमेशा जिनका शरीर कमज़ोर होता है, वीक पीपल, उन्हीं को होती है सर? बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप सोचिए, डिप्रेशन जिम जाने वाले को नहीं होता है? हो सकता है। हाँ, बॉडी बिल्डर को हो सकता है, इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको हो सकता है। कितने स्पोर्ट्स पर्सन पब्लिक फोरम पे आके उन लोगों ने एडमिट किया है कि दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है वो कोई भी क्लास, क्रीड, कास्ट, रिलीजन नहीं देखता है। लोग आते हैं, बोलते हैं इसे क्यों डिप्रेशन हो रहा है, इसकी तो अच्छी नौकरी है, इसके पास पैसा है, अच्छी फैमिली है। तो वो जरूरी नहीं है। बहुत बार क्या होता है, डिप्रेशन जो होता है वो एंडोजीनियस होता है। एंडोजीनियस डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉज हो। जनरली मतलब ये धारणा लोगों की रहती है ना कि डिप्रेशन के पीछे कोई कॉज होता है, कि भाई उसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं या लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है, ऐसा नहीं है, कॉज भी हो सकते हैं, लेकिन एंडोजीनियस डिप्रेशन भी होते हैं विदाउट एनी कॉज। तो और डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। तो ये बोलना कि डिप्रेशन केवल वीक पीपल को होता है, ये गलत है।
सर आपके पास, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करते हैं, लास्ट टाइम आदर्श त्रिपाठी जी आए थे, वो भी प्रोफेसर ही हैं, KGMU में थे, आप भी प्रोफेसर हैं, बट आप प्रैक्टिस भी करते हैं। तो प्रैक्टिस में सर आपने इन जनरल क्या देखा सर, किस टाइप के लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है? बच्चों में हो रहा है कि मिड एज में हो रहा है कि एल्डरलीज में हो रहा है सर? मतलब उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि एडोलेसेंस और यंग अडल्ट्स में हाँ काफ़ी कॉमन हो गया है डिप्रेशन, बिकॉज कुछ डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं लाइफ में। आप देख रहे हैं कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, प्लस पहले के टाइम से अब जो ये सोशल मीडिया का एडवेंट आया है, मतलब देर इज सो मच, पीपल आर बॉम्बार्डेड विथ सो मच इंफॉर्मेशन, है ना, एंड देन पीपल, जो यंग पीपल हैं, दे नीड वैलिडेशन ऑल द टाइम, यस है ना। तो उनका जीवन जो है वो लाइक्स पे, व्यूज़ पे और कितनी उनकी पोस्ट शेयर हो रही है उन पे चलता है, पूरा वर्चुअल हो गया है। इसीलिए क्या होता है ना कि कभी कभी जो रियल लाइफ है और वर्चुअल लाइफ है उसमें क्या बोलते हैं, सिनर्जी नहीं बैठ पाती, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है। उनका जो एक्सपेक्टेशंस है और रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो उसके कारण फिर अल्टीमेटली व्हेन दिस गैप वाइडन्स, तो दे बिकम अपसेट, अल्टीमेटली इट एंड्स अप इन डिसअपॉइंटमेंट। और दूसरी बड़ी बात है कि पुअर कोपिंग स्ट्रैटेजीज, आजकल जो लोगों ने कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की है वो थोड़ा सा इमेच्योर है। पीपल वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट रिजल्ट्स, उसके कारण भी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे डिप्रेशन इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप। डिप्रेशन चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है और ऑफ कोर्स ओल्ड एज में तो मिलता ही है डिप्रेशन। सब एज ग्रुप में डिप्रेशन के एक्चुअली क्या होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्रेशन कराने के लिए। सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं सर? हाँ, सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अब देखिए, जो छोटा बच्चा है, इफ़ he or she is suffering from depression, they will never come to you and say कि sir I am suffering from depression, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो ऐसे रिपोर्ट नहीं करेगा। उनमें क्या होगा कि इरिटेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, फीडिंग प्रॉब्लम्स मिलेगी, स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह के फीचर्स बच्चों में मिलते हैं। अब जो यंग अडल्ट्स हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, दे आर मोर वोकल अबाउट इट, तो वो आके बताते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लो मूड फॉर पास्ट फ्यू डेज, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। लेकिन यही एज ग्रुप अगर रूरल एरिया से आए तो उनका प्रेजेंटेशन एकदम अलग होता है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन है दैट इज डिटरमाइंड बाय द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो वो ये डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि मुझे डिप्रेशन है या लो मूड हो रहा है। खासकर जो रूरल एरिया से आते हैं वो थोड़ा सोमैटिक सिम्टम्स ज़्यादा बताते हैं, फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा बताते हैं कि हेडेक हो रहा है। या मैं देखता हूँ जो रूरल एरिया से ज़्यादा मरीज आते हैं वो अंदरूनी बुखार बहुत बताते हैं कि अंदरूनी बुखार है। ये अंदरूनी बुखार ठीक ही नहीं होता है। थर्मामीटर से नापा जाता है, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, कुछ आता नहीं है, जांच कराते हैं, कुछ निकलता नहीं है, लेकिन अंदरूनी बुखार बना रहता है। हाँ, थकावट बनी रहती है। तो वो ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स पे एम्फेसिस देते हैं। और वो ये एक्सप्लेनेशन भी इसका मेडिकल मॉडल के बेसिस पे सीख करते हैं कि कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करा दो जिसमें कुछ निकल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। डिप्रेशन की डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल हिस्ट्री। तो जो प्रेजेंटेशन है वो एज वाइज भी डिफर करता है, और क्या कहते हैं, जो आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, उस बेसिस पे भी डिफर करता है। सर एक और बहुत मिथ कॉमन है, और उम्मीद ये है कि अगर हम मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो और बढ़ जाएगी। तो सर मतलब ये एक्चुअली क्या, अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है, उससे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके डिप्रेशन के बारे में, तो क्या वो और बढ़ जाता है या बंदा और सोचता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सोचिए, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है,
आप उससे उसकी डायबिटीज़ के बारे में बात करें, हाइपरटेंशन के बारे में बात करें, तो क्या डायबिटीज़ हाइपरटेंशन बढ़ जाती है? नहीं वो तो नहीं बढ़ेगी सर, लेकिन ये मेंटल केस है तो हाँ, शायद नहीं बंदा फिर सोचे। भी मतलब पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, दे नीड इमोशनल सपोर्ट, दे नीड एम्पैथी। उनको कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें समझ सके। इसीलिए मतलब अगर आपके नियर एंड डियर वंस, क्लोज फ्रेंड्स ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू शुड टॉक टू देम। एक एवेन्यू होना चाहिए जहाँ पे वो वेंटिलेट कर सकें। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। इसके बारे में मतलब जिस अभी तक जो मैं चर्चा हमने अभी की है डिप्रेशन के बारे में, एक चीज़ समझ में आई है कि शायद इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम आजकल अपनी अपनी दुनिया में खो गए हैं। अगर परिवार वाले एक दूसरे से बात करें, लगातार दोस्तों से बातें होती रहें, तो शायद अगर किसी को अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका मिल रहा है तो शायद डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं आजकल बहुत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 70-80 के दशक में तो एक्चुअली क्या हुआ था कि WHO ने कुछ स्टडीज़ कराई थी, मल्टी सेंट्रिक स्टडीज़ थी। मल्टी सेंट्रिक स्टडीज़ होती है कि बहुत सारे सेंटर्स पे और बहुत सारे कंट्रीज़ में हुई थी। तो इंडिया भी उसमें पार्ट था। तो वो एक्चुअली डिप्रेशन पे नहीं हुई थी, स्किज़ोफ्रेनिया पे हुई थी। तो उसमें ये पाया गया कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका जो प्रोग्नोसिस है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया में ज़्यादा अच्छा है। और उसकी वजह क्या थी कि इंडिया में थोड़ा सा जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहले जो था कि पीपल वेर लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज, उनका सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा था। और हम लोग किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की प्रोग्नोसिस के बारे में बात करें तो अगर क्या कहते हैं फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छी होगी। अब आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। इसीलिए शायद सर ये ओल्ड एज में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बच्चे बाहर निकल गए। जो पेशेंट्स आते हैं जीरियाट्रिक एज ग्रुप के, अभी 2-3 दिन पहले गए थे, दे वेर इन वेरी गुड पोस्ट्स, है ना, रिटायर्ड हो गए हैं। उनके बच्चे, एक बच्चा स्विट्ज़रलैंड में है, एक US में है, यहाँ दे आर स्टेइंग अलोन। हाँ, एट दिस एज, एट द एज ऑफ 75 or 80 you are staying alone. No one is there to support you. No one is there to provide emotional support to you. ओल्ड एज में देखिए केयर गिविंग तो ज़रूरी है, केयर गिवर का प्रेजेंस बहुत मायने रखता है, लेकिन केयर गिविंग के अलावा वो केयर गिवर आपको इमोशनल सपोर्ट भी देता है। तो आप भले आप अच्छा कर रहे हो, मतलब US में आप यू कैन अफोर्ड मेड, यू कैन अफोर्ड अ नर्स, लेकिन दे कैन नॉट रिप्लेस फैमिली मेम्बर्स, है ना। तो वो इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं दे पाएंगे। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप सबको अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट आप पैसे से नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाते हैं। सही है, ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। आजकल यूथ में सबसे ज़्यादा मेंटल जो इश्यूज आप देखते हैं वो सर कौन कौन से हैं? ज़्यादातर एडजस्टमेंट इश्यूज, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये सब ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं। और आजकल एडिक्शन भी काफ़ी कॉमन है। मतलब क्या हो रहा है कि आप देख लीजिए, यूथ जो है वो अपने बिहेवियर को मॉडल करता है, कॉपी करता है। जनरली जो मूवीज़ में, म्यूज़िक में क्या किया जा रहा है कि सब्सटेंसेस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ट्रू। आप कोई भी गाना सुन लीजिए, उसमें आपको शराब, दारू, यही सब सुनाई देती है और उसको वो लोग ग्लोरीफाई करते हैं। तो एडिक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और मतलब अब ऐसा हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ वेरी यंग स्कूल किड्स, मतलब क्लास 11-12 के बच्चे एडिक्शन के साथ आ रहे हैं। और उनमें सबसे कॉमन क्या हो रहा है ना कि आजकल वेपिंग बहुत कॉमन हो गई है। ई सिगरेट्स, ये सब वो लोग यूज़ करने लग गए हैं, जो आज से 10 साल पहले हम लोगों ने अपने कल्चर में कभी सुना ही नहीं था। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आ गई है।
और मतलब ऑफ कोर्स कुछ और बिहेवियरल एडिक्शन तो है ही, अल्कोहल, कैनबिस, इन सब के अलावा जैसे कि गेमिंग बहुत बड़ा एडिक्शन हो गया है। राइट। मतलब ज़्यादातर जो मेरे पास स्कूल के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये गेमिंग एडिक्शन वाली बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा हो रहा है कि मतलब वो रात से लेके सुबह तक गेम खेलते रहते हैं। उनकी पूरी जो एक हमारे ब्रेन में इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो इस बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो अगर आप रात में जग रहे हो, इसके विरुद्ध जा रहे हो, तो पूरा आपका जो सिस्टम है वो इट बिकम्स वेरी कैओटिक, वो एकदम डिसअरे में चला जाता है। और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। ऑफ कोर्स मतलब योर एकेडमिक्स सफ़र्स ना, स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस तो डिटोरिएट हो ही रहा है, साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि दे बिकम वल्नरेबल टू डेवलप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इश्यूज इसके कारण आ रहे हैं। फिर ये गैम्बलिंग का भी एडिक्शन बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब आप आजकल देख रहे हो कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो सब एडवर्टाइज कर रहे हैं। एक बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स राइट। अभी तो बैन लगाया है। हाँ, बैन लगाया है गवर्नमेंट ने। तो लोग क्या होता है कि एक बार पैसा लगाते हैं, उसके बाद मान लीजिए उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो फिर दे गो फॉर बिगर मनी, और उनको ये इजी वे आउट लगता है, शॉर्टकट लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। सर अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं। मैंने यूजुअली देखा है कि बंदों को एडिक्शन की जो बात की आपने, स्टॉक मार्केट में भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं। और एडिक्शन सर इतना हैवी होता है क्योंकि सारी फिर उनकी जो भी सेविंग्स होती हैं, फैमिली की सेविंग्स होती हैं, सब बर्बाद हो जाती हैं। तो वो भी सर एक पार्ट का एडिक्शन ही तो होता है। वो भी एडिक्शन है, एक तरह का बिहेवियरल एडिक्शन ही है। और मतलब ये तो अब मिडिल एज से यंग एज में भी आ गया है। मैंने देखा है, मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो मतलब कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो फीस के जो पैसे मंगाते हैं and they try to put that money into stock market and they have lost that money। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो फिर अपने फ्रेंड से या पब्लिकली उस फंड्स को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। और ये बात वो घर से भी छुपाते हैं कि भाई फीस के जो पैसे मंगाए थे हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिए। तो इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं परिवार भी जिम्मेदार होता है। कहीं कहीं हम मतलब सभी लोग हैं, यार दोस्त भी जिम्मेदार होते हैं कि अगर आपके पास में कोई बंदा ऐसे एडिक्शन में जा रहा है तो एटलीस्ट उसको यार वार्न करो। और सर एक मैंने पर्सनल चीज़ मैंने भी फील की है। एक्चुअली सर मैं भी स्टॉक मार्केट से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी काफ़ी पैसा लगाया भी है, काफ़ी बनाया भी है और काफ़ी डुबोया भी है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल चलता रहता है। तो मेरा बनाने वाला साइड ज़्यादा है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट एडिक्शन सर मैंने भी फील किया है। एक बार आपका लगा कि नहीं यार फ्यूचर्स बढ़ रहा है, एक बार 50-60 हज़ार रुपये बन गए आपके, 1-2 लाख बन गए, या थोड़ा और पुट कर देते हैं। तो सर वो कंट्रोल कैसे करें उसको हम? मैं तो चलो प्रभु की कृपा थी कंट्रोल हो गया, बट यूजुअली देखता हूँ लोगों को, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था कि इसको डिलीट मारो एप्लीकेशन को एंड जस्ट फोकस ऑन समथिंग एल्स। बिकॉज बिजनेस 2-3 बिजनेस है तो कहीं ना कहीं और सेट हो जाते थे। बट मुझे लगता है कि नॉर्मल आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सर एडिक्शन से बाहर निकल पाना। तो विदाउट मेडिकेशन सर हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? विदाउट मेडिकेशंस एक्चुअली देखिए अलग अलग जैसे बिहेवियरल एडिक्शंस हैं, जैसे गैम्बलिंग एडिक्शन हो गया या फिर ये गेमिंग एडिक्शन हो गया, इन सब के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस है भी नहीं। अच्छा। इनके लिए कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती है, उन्हीं के मदद से ही मतलब इस एडिक्शन से बाहर निकला जा सकता है। जैसे कि एक थेरेपी होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में क्या किया जाता है कि जो आपके डिस्टॉर्टेड थॉट्स होते हैं, मैं इसको CBT को थोड़ा सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, इसमें जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स होते हैं, अनहेल्दी थॉट्स होते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी थॉट से। और ये कई सेशंस में चलती है। उसी तरह एडिक्शन वाले जो मरीज होते हैं उनके लिए एक दूसरी थेरेपी होती है, मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी। हाँ, क्योंकि जब कोई पेशेंट आता है एडिक्शन का, तो हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से स्टेज में है। प्री कंटेम्पलेशन में है, कंटेम्पलेशन में है, कि डिसीजन मेकिंग
स्टेज में है कि एक्शन वाले स्टेज में। तो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे कंटेम्पलेशन में बस कंटेम्पलेट, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कंटेम्पलेशन वाला फेज जो है उसमें बस कंटेम्पलेट करता है पर्सन कि भाई मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है, इसके नुकसान है, पर वो कुछ डेफिनेट मतलब एक्शन नहीं लेता है। लेकिन जब वो डिसीजन मेकिंग उसमें आ जाता है कि नहीं, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, ये जो बिहेवियरल एडिक्शन है इससे मुझे नुकसान हो रहा है, तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ जाता है और फिर अल्टीमेटली वो एक्शन लेता है। जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसमें वो एक्शन लेता है। एक्शन में क्या होता है कि एक्चुअली वो उसको छोड़ देता है, स्टॉप कर देता है। और फिर मेंटेनेंस होता है कि भाई रेगुलर थेरेपी करा रहे हो और पेशेंट सही है, ही इज़ नॉट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। और फिर अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेज होता है वो रिलैप्स का होता है। एक बात आप याद रखिए, रिलैप्स इज द रूल इन डी एडिक्शन। ओके, एडिक्शन जो चीज़ है इसमें रिलैप्स होना ही होना है, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो। हम इतने पेशेंट्स ट्रीट करते हैं अल्कोहल के या फिर कैनबिस के, ओपियोइड के या बिहेवियरल एडिक्शंस के, तो रिलैप्स इसमें होता ही होता है। और रिलैप्स बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। कुछ क्यूज इंड्यूस्ड रिलैप्सेस होते हैं कि पेशेंट जैसे शराब की दुकान के सामने से भी गया, बस वो देखेगा तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने लगता है, क्यू इंड्यूस्ड रिलैप्स। उसकी फोटो देख ली तो वो मतलब डोपामिन रिलीज होने लगता है, या उसके बारे में बात कर ली। तो ये जो रिलैप्स है ये रूल है डी एडिक्शन में। लेकिन इसका जो एडिक्शन का जो कोर्स होता है वो ऐसा ही होता है, अप्स एंड डाउन्स। देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स। परफेक्ट से परफेक्ट। सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जो हम कई बार बच्चों में देखते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों में देखा, ड्राइंग भी एक एडिक्शन है। कुछ बच्चे इतने एडिक्ट हो जाते हैं ड्राइंग के, हम हालांकि वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है या स्कूल में ड्राइंग करवाई जाती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसे बच्चों को देखा है सर, वो 7-7 8-8 घंटे ड्राइंग ही कर रहे हैं, अननेसेसरी ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब उनको मज़ा आ रहा है उसमें, है ना, और एक लूप में घुस गए हैं वो। और उनके पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ कि यार आपका बच्चा पूरा ड्राइंग करने वो पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है यार, वो ड्राइंग कर रहा है। एंड ड्राइंग मुझे लगता है कि एग्जाम है उसके पहले भी ड्राइंग कर रहा है, एंड यूजलेस ड्राइंग कर रहा है, मतलब कुछ भी बना रहा है, कुछ भी चिपका रहा है, तो वो भी सर एक एडिक्शन है। एडिक्शन, उसको एडिक्शन नहीं बोलेंगे। उन सब केसेस में बहुत सारी चीज़ों को इवेलुएट करना ज़रूरी है। क्या मतलब इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको रीडिंग राइटिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। राइट। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन विजुअल फॉर्म्स। वो क्या कहते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। Okay. जैसे आपने वो मूवी देखी होगी एक तारे ज़मीन पर। यस सर। तो उसका आप ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ओके। हाँ परफेक्ट है। बस सर मुझे लगता है एक्सेसिव इंटरेस्ट इक्वल टू एडिक्शन, ये भी नहीं बोल सकते। एक्चुअली एडिक्शन जो है ना, गुड एडिक्शन और बैड एडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एडिक्शन तो एडिक्शन होता है। हाँ। लेकिन एडिक्शन में भी एक होता है सोशली एक्सेप्टेबल एडिक्शन। यस जिसको लोग गुड एडिक्शन मान लेते हैं। यस। अब भाई कोई वर्काहोलिक है, वो भी बिहेवियरल एडिक्शन है, क्योंकि वर्काहोलिक जो है कर रहा है सर, कोई चैट कर रहा है, हाँ कोई चैट कर रहा है। और मैं जैसे बता रहा हूँ वर्काहोलिक है, वो मतलब काम कर रहा है, दिन भर काम कर रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही है। उसे पता है कि वो जब घर जाएगा घर वाले गुस्सा करेंगे, फिर भी उन चीज़ों को वो नेग्लेक्ट करता है। सर। लेकिन उससे क्या है कि लोग उसको मतलब एक तरह से बुरा क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल है। ट्रू। अब लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल है, कैनबिस है, ये सब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप किसी भी एडिक्शन की बेसिक जो उसकी जो न्यूरोबायोलॉजी है वो समझिए। लोग बोलते हैं एडिक्शन बुरी आदत है। एक्चुअली एडिक्शन बुरी आदत नहीं है, इट इज़ अ डिजीज़।
और इसका न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस है। जब भी जैसे अल्कोहल के जो अल्कोहल पे जो डिपेंडेंट होते हैं पेशेंट्स या किसी भी ड्रग्स पे, फॉर दैट मैटर कैनाबिस, ओपियोइड्स, जब वो लेते हैं हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सेंटर होता है, उसमें डोपामिन रिलीज होता है, इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ऐसा करने से फील गुड होता है, हाई मिलता है। तो ब्रेन उस चीज़ को रिकग्नाइज करने लगता है। नॉर्मली भी जैसे हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं या कुछ अच्छा खाना खाते हैं या मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ के लिए प्राइज़ मिला, अवार्ड मिला, तो भी वो रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन रिलीज होता है, हमें फील गुड होता है, हाई मिलता है। लेकिन ये जो सब्सटेंसेस हैं ये एक शॉर्टकट है आपको हाई दिलाने के लिए। वो ब्रेन उसको रिकग्नाइज कर लेता है, वो रिवॉर्ड सेंटर में बार बार डोपामिन रिलीज होने लगता है, तो वो जो बिहेवियर है वो रिन्फोर्स हो जाता है कि जब मैं ये सब्सटेंस लूँगा तो मुझे हाई मिलेगा। लेकिन अंडरलाइंग जो उसके पीछे जो कहानी है वो डोपामिन की है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि बस यही कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के पीछे जो रीजंस होते हैं दे आर मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस में आपको बता रहा हूँ कि ये जो डोपामिन रिलीज होता है उनको हाई मिलता है, तो वो बार बार करते हैं, तो वो बिहेवियर उनका रिन्फोर्स हो जाता है बेसिकली है। हाँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू फाइंड दैट। सो इट इज अ डिजीज। यस सर, किसी को लगे कि वो लो फील कर रहा है या एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो रही है, तो उसको हेल्प कब सीख करनी चाहिए सर? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर उसे लगे कि उसके कारण उसका जो वर्क है वो इम्पैक्ट हो रहा है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा, सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स सफ़र कर रहे हैं, पहले जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी थी उसके मुकाबले अब प्रोडक्टिविटी काफ़ी सफ़र कर रही है, ऐसे केसेस में उसे तुरंत एक्सपर्ट हेल्प सीख करनी चाहिए। ओके सर, ओके सर, कुछ सिंपल टिप्स बताइए जिससे बंदा अपनी, जो हम सब लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग, अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको सही रख सकते हैं सर। जो सिंपल टिप्स हैं, एक तो कि सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या होता है कि रूटीन, लाइफ में डिसिप्लिन और रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो समय से उठना, समय पे सोना। ज़्यादातर अब आजकल प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलती है, जो यंग एज ग्रुप में साइकिल डिस्टर्ब हो रखी होती है, यंग एज ग्रुप में स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। सब क्रोनो रिदम का खेल है, क्रोनो बायोलॉजी से वो खिलवाड़ करते हैं। जो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे आप खिलवाड़ करोगे तो यू आर बाउंड टू सफ़र। मतलब टाइम पे जब भाई रात के 10 बज गए, 11 बज गए, तो यू शुड गो फॉर स्लीप। आप एक रूटीन बना लो, चाहे वीकेंड्स हो या मतलब आपके वर्किंग डेज हो, हर दिन एक ही टाइम पे सो। लोग क्या करते हैं कि वीकेंड्स पे बहुत लेट नाइट जग जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, उनका फिर पूरी रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। और स्टूडेंट्स में तो आजकल ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, जबकि हमारे कल्चर में बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। और ये इसकी पीछे साइंटिफिक बैकिंग है। साइंटिफिक बैकिंग यही क्रोनोबायोलॉजी की है। मैंने आपको बताया ना, जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उस समय रात में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होता है, वहाँ से मेलाटोनिन रिलीज होता है। राइट। तो वो उसका क्या फंक्शन होता है, वो बॉडी को बोलता है कि नाउ इट्स टाइम टू शट डाउन ऑल द फंक्शंस, आपको सोना है। अब आप उसके विरुद्ध जाके जग रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी तो आपकी सफ़र कर ही रही है, और नेक्स्ट डेज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो रूटीन सबसे ज़रूरी है, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि यू शुड अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शन। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल जिस तरह से सब्सटेंसेस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, अल्कोहल को, सिगरेट्स को, कैनाबिस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया आजकल, वीड का, तो इन सब से थोड़ा दूरी बना के रखें।
इनको अवॉइड करें। आपके ना केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए ये अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड एंटी डिप्रेसेंट। और साइंटिफिकली देखा गया है कि अगर आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हो तो आपके ब्रेन में इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। इंडोर्फिन्स जो हैं दे आर इंडोजीनियस ओपियोइड्स, वो नेचुरली आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं। तो आप एक्सरसाइज करो, एक स्ट्रक्चर शेड्यूल बनाओ। मतलब बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि वो कुछ करते ही नहीं है, खाली बैठे रहते। जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, तो आपको यू आर बाउंड टू फील लो। सर एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा। हाँ। मैं एक अच्छे इंसान से मिला, काफ़ी जानकार हैं वो। तो मैंने उससे पूछा सर ऐसे ऐसा मेरा जो है, आई एम नॉट श्योर क्यों मैं बहुत हाइपर एक्टिव स्टेट में रहता हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो उन्होंने मुझसे बोला संतोष भाई एक काम करिए, आपकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज पता है क्या है, कि आप सिर्फ 15 मिनट दिन में अपने आप को दीजिए और उसमें कुछ मत करिए। ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर उन्होंने मुझे क्यों बोला ये, बट मैं अपनी इस चीज़ को मतलब मैं मानता हूँ जिस इसका रिवर्सल है जो आपने बोला कि मैं सिर्फ 5 मिनट भी सर खाली नहीं बैठ सकता। आई एम नॉट श्योर वाई। और एक दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब अगर 10 बजे के बाद 10-10:30 हुआ तो दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे पैनिक स्टार्ट हो जाता रात में, यार सोना है, यार सोना है, यार सोना है, यार सोना है। एंड 10:30 मोस्ट ऑफ द केसेस मैं लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ, बढ़िया साउंड स्लीप आती है टचवुड, और मॉर्निंग में अपना वही 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। तो सर ये दोनों चीज़ें मेरे बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, कोई भी एक्सट्रीम तो हानिकारक एक तरह से होती है, अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी है, वो बात सही है। 10-15 मिनट मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपर हो रहा है, हाँ हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, प्रॉपर हो रहा है, और मतलब कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। am I fulfilling all my responsibilities and obligations towards my family, towards the community? मेरा प्रॉब्लम है कि मैं दिमाग को बिल्कुल नलीफाई नहीं कर पाता। हाँ, मेडिटेशन जरूरी है। हाँ, वो एक सर एक और अच्छी चीज़ है मेरे अंदर कि मेडिटेशन भी बहुत अच्छा करता हूँ मैं। मतलब जैसे ही मैं करता हूँ विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता हूँ मैं। बट स्टेट ऑफ माइंड मुझे समझ में नहीं आता, कभी मैं हाइपर एक्टिव हो जाता हूँ। एक्टिव मतलब दिमाग अच्छा खासा एक्टिव हो जाता है। नहीं, और ये जो आप बता रहे हो रात वाली बात, रात में देखिए कुछ स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स होते हैं। जब सोने का टाइम होता है उससे 1 घंटे पहले आपको वैसा एम्बियंस बनाना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्विच ऑफ ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, देयर शुड नॉट बी एनी स्क्रीन टाइम, है ना। और कोशिश कीजिए डिनर आपका जो है वो 2-3 घंटे पहले हो जाए। अब भाई हमारे कल्चर में पहले से ही बोला जाता है कि सनसेट के पहले खाना खा लेना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि लोग मतलब कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, लेट नाइट खाते हैं। जैन फिलॉसफी ऐसी बोलती है सर। उससे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं। मतलब उससे क्या है, ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी इन सब का खतरा बहुत बढ़ रहा है, बढ़ जाता है। और कैफीन का इंटेक कम करना चाहिए। जो कॉफ़ी है उसमें कैफीन होता है, तो वो भी स्टिमुलेट करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एक लिमिट तक आप लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इवनिंग टाइम में मत लीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, जी, उससे भी प्रॉब्लम्स आती है। और ऑफ कोर्स मतलब एक्सरसाइज तो इज़ वंडरफुल एवेन्यू फॉर बूस्टिंग योर मेंटल हेल्थ। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आजकल डाइट का भी बड़ा रोल है। हमारे कल्चर में क्या था कि जो डाइट थी बहुत ही सिंपल और सात्विक थी। अभी ये आजकल जो ये जंक फूड का ट्रेंड आया है, बाहर पता है क्या कल्चर है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, वहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली जब लोग पार्टी देते हैं, मतलब उस क्या अच्छा समझा जाता है, वहाँ पे पार्टी देते हैं तो वो अपने घर पे बुलाते हैं। आपने देखा होगा ना, उनका बैकयार्ड होता है, घर पे बुलाते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। और वहाँ पे वो चीज़ करना महंगा होता है काफ़ी। और मैकडोनल्ड में खिलाना या किसी ऐसे फास्ट फूड जॉइंट में खिलाना वो सस्ता होता है। लेकिन हम लोग क्या कर लिए हैं कि उल्टा पकड़ लिए हैं। अब हम लोग वहाँ, हमारे यहाँ की सब चीज़ अवेलेबल है, हमारे यहाँ वैसा सपोर्ट सिस्टम है, हम घर में खाना बना के
खा सकते हैं, खिला सकते हैं लोगों को, लेकिन हम लोग जब मतलब हम लोगों को किसी को निमंत्रण देना होता है, पार्टी देनी होती है, हम लोग क्या करते हैं, उनको मैकडोनल्ड में लेके जा रहे हैं या फास्ट फूड ईटिंग जॉइंट्स में लेके जा रहे हैं। और उससे क्या होता है कि उसको कूल समझा जाने लगा है काफ़ी। ट्रू सर, ट्रू। और सर इसी में थोड़ा ऐड करूँगा मैं कि अभी रिसेंट जो स्टडीज़ हुई हैं FSI की, उसने रेट्स करी हैं कुछ 7-10 दिन पहले की बात है, 90% ऑफ द टेस्ट फेल्ड। मतलब हर जगह कहीं पे पाम ऑयल एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, जो पैरामीटर्स हैं उससे मतलब सब डेंजरस वही हैं, शायद इसीलिए कैंसर हो गया और 50 और जो क्रोनिक डिजीज हैं वो फैल रही हैं शायद। कार्सिनोजेंस काफ़ी अडल्टरेशन काफ़ी बढ़ गया है। यस, मतलब शुद्ध भोजन जो है अब वो बहुत मुश्किल हो गया है मिलना। यस यस यस। और इन सब में भी जो फास्ट फूड्स में देखा गया है, जो ये सब आते हैं, नूडल्स आते हैं, उनमें ये MSG यूज़ होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इट्स काइंड ऑफ कार्सिनोजन। बाहर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं हैं खाने पीने को लेके, तो अडल्ट्रेशन काफ़ी बड़े लेवल पे है। बड़े लेवल पे हो रहा है सर। सर एक चीज़ और छोटी सी मिस हो गई हमसे, वो सर ये थी कि कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, ओकेजनली बोलते हैं, हम ओकेजनली पीते हैं सर, और कुछ लोग होते हैं जो मतलब एडिक्ट हो जाते हैं। तो सर कैजुअली पीने में, कभी कभी पीने में और एडिक्ट होने में सर, मतलब उस बीच में क्या गैप होता है, कब इंसान को पता चलता है कि वो एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है? अब देखिए, वही इसमें भी वही बात आ जाती है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग जेनेटिकली वल्नरेबल होते हैं डिपेंडेंट पैटर्न पे कोई भी सब्सटेंस लेने में। कुछ लोगों में कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए किसी के भी जीवन में अगर कोई भी तरह का एडवर्स सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं या स्ट्रेस आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस लेने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं। ये एक तरह का एस्केप फिनोमेना बन जाता है। या कोई इमोशनल ट्रॉमा है या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। यही रीजंस मतलब डिफरेंशिएट करते हैं कि जो ओकेशनल इंटेक ले रहा है या जो डिपेंडेंट पैटर्न में कोई भी सब्सटेंस ले रहा है। हम लोग जनरली बोलते हैं, जैसे मेडिकल भाषा में, अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम। सबको तो नहीं बोल सकते कि यू आर हैविंग अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम। कुछ लोग सोशल ड्रिंकर्स होते हैं, ओकेशनली लेते हैं, और कुछ लोग डिपेंडेंट पैटर्न में उसको लेने लगते हैं। तो डिपेंडेंट पैटर्न में जो लेने लगते हैं उसमें यही डिफरेंस है, जो ये सब सारे फैक्टर्स हैं। जीन्स, आपकी वल्नरेबिलिटी, जेनेटिक जो वल्नरेबिलिटी है, जो कोई साइकोसोशल स्ट्रेसर्स हैं, कोई इमोशनल ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो ये सब डिटरमाइन करते हैं। और डिपेंडेंट पैटर्न में कैसे पता चले कि डिपेंडेंट पैटर्न में अल्कोहल ले रहे हैं? इसको भी आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस डिपेंडेंट पैटर्न में कैसे ले रहा है। जैसे कि जब वो डिपेंडेंट पैटर्न में लेने लगता है तो वो सारे अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्लेजर को नेग्लेक्ट करने लगता है। जैसे पहले उसे अच्छा लगता था कि भाई मूवी जाना, फ्रेंड्स के साथ जाना, फैमिली के साथ टाइम बिताना, उन सबको वो नेग्लेक्ट करने लगता है। वो हर समय यही सोचता है कि मैं कैसे इसको प्रोक्योर करूं। पूरा समय उसका उसी में बीतता है। जी 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 कि मैं अभी आज अल्कोहल पीऊँगा और शाम को कैसे लूँगा, उस शाम को स्नैक्स कैसे आएंगे। अब कुछ लोग हैं कि अर्ली मॉर्निंग भी ड्रिंक करने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। जी जी जी। और मतलब कट डाउन करने की कोशिश करते हैं, कट डाउन नहीं होता है बल्कि और बढ़ता जाता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। पहले 50 ml से इंटॉक्सिकेशन होता था, 50 ml से प्लेजरेबल इफेक्ट्स आते थे, अब उनको उसी चीज़ के लिए 150 ml चाहिए, कुछ टाइम बाद 200 ml चाहिए। धीरे धीरे टॉलरेंस डेवलप होने लगता है। फिर क्या होता है कि इतनी क्रेविंग होने लगती है उनको कि यही सब चीज़ भूल जाते हैं। वो अपना काम, अपनी फैमिली, बस उनकी जो दुनिया है इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। और अगर उनको ना मिले वो चीज़, अचानक से बंद हो जाए, तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं।
और विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। अल्कोहल के केस में तो लाइफ थ्रेटनिंग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो अल्कोहल विड्रॉल जो है वो हमेशा क्या कहते हैं मेडिकल सुपरविजन में मैनेज होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि मतलब कुछ लोगों को क्या होता है कि विड्रॉल सीजर्स आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं। कुछ लोग क्या है 48 से 72 घंटे बाद डिलीरियम ट्रेमेंस में चले जाते हैं। वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसीलिए जब भी अल्कोहल विड्रॉल का केस मैनेज करना हो या डिटॉक्सिफिकेशन कराना हो तो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाइए, क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। जनरली आजकल क्या देखा जा रहा है, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े शहरों में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुल गए हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स खुल गए हैं। उनको डॉक्टर्स मैनेज नहीं कर रहे हैं। यस यस, दे आर बीइंग मैनेज्ड बाय क्वैक्स। और उस वहाँ पे बहुत गलत ट्रीटमेंट होता है, एवर्सिव काइंड का ट्रीटमेंट होता है, उनको मारा पीटा जाता है। उसके कारण क्या है कि डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो बड़े बदनाम हो रहे हैं। मतलब अगर कुछ अच्छे सेंटर्स भी होते हैं डी एडिक्शन सेंटर्स विच आर रन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो जो विड्रॉल मैनेज कराना है या किसी तरह का डी एडिक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं हम लोग उसको, डिटॉक्सिफिकेशन कराना है तो यू शुड गो टू अ डी एडिक्शन सेंटर विच इज़ रन बाय ए क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट। सर एक छोटा सा सवाल था, थोड़ा फनी लगेगा आपको। जो अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जो बंदा मतलब 250 ml पी रहा है, तो उसका आप क्या बोलते हैं, थोड़ा कम कम पिया करो यार, या मतलब मेडिकल से उसको कंट्रोल कैसे करें? थोड़ा सा छोटा एग्जांपल दीजिए प्लीज़। नहीं मतलब देखिए इसमें क्या है ना, अल्कोहल डी एडिक्शन में हम लोग यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। ओके। एक यूनिट में जनरली जो होता है 8 to 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है। तो जैसे अलग अलग जो बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस, उसमें परसेंटेज अलग होता है। जैसे कि बियर में, कुछ बियर में 4% है, कुछ में 8 से 9% है। वाइन्स में भी ऐसे ही रेंज करता है 8 से 9%, कुछ में 14%। और ये सब जो विस्की, वोडका, रम, इसमें 37 से 42% होते हैं। तो एक फार्मूला होता है, उसके बेसिस पे हम लोग यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो WHO के हिसाब से क्या है कि जो मेल्स होते हैं उनमें नॉट मोर देन 21 यूनिट्स पर वीक ओके इज रिकमेंडेड, एंड फॉर फीमेल्स नॉट मोर देन 14 यूनिट्स पर वीक। ओके। वैसे मैं तो ऐसे अल्कोहल रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ किसी को कि आप अल्कोहल पियो, है ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन मतलब WHO के हिसाब से जो मैं मतलब जो साइंटिफिक गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 21 यूनिट्स पर वीक से ज़्यादा मेल्स के लिए और 14 यूनिट्स पर वीक के 14 यूनिट्स पर वीक्स से ज़्यादा फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो आप उस हिसाब से फार्मूला से यूनिट कैलकुलेट कर लेते हो। और फिर अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा यूनिट्स ले रहे हैं और डिपेंडेंट पैटर्न में ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ फीचर्स होते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस के, सर है ना, कि विड्रॉल हो रहा है, टॉलरेंस हो रही है, क्रेविंग हो रही है, और सेलियंस डेवलप हो गया है कि सब चीज़ों को छोड़ के बस उसी के पीछे पड़े हैं। तो फिर मतलब सबसे पहला स्टेप जो होता है उसका मोटिवेशनल लेवल जानने का, जो मैंने आपको बताया था, प्री कंटेम्पलेशन में है, कंटेम्पलेशन में है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। तो फिर हम लोग उसको वही एडवाइस करते हैं कि भाई अगर मन बना लिया है तो वी विल एडमिट यू। माइल्ड जो केसेस होते हैं उनको तो OPD बेसिस पे ही मैनेज कर लेते हैं, है ना, उनका डिटॉक्सिफिकेशन OPD बेसिस पे ही हो जाता है। जो थोड़ा सीवियर केसेस होते हैं उनको एडमिट करके डिटॉक्सिफिकेशन उनका किया जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि मतलब विथ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जैसे कि कुछ एंटी क्रेविंग एजेंट्स आते हैं। मतलब एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है तो उनको एंटी क्रेविंग एजेंट्स दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सब थेरेपीज़ उनके लिए यूज़ की जाती हैं। ओके सर, ओके। ताकि दे स्टे अवे और दे रिमेन एब्स्टिनेंट। और इसमें क्या है ना कि जैसे बाहर की कंट्रीज़ में और यहाँ पे इंडिया में भी है, एक कुछ वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं,
अल्कोहल एनोनिमस करके। उसमें क्या होता है कि इसी तरह के लोग जो पहले अल्कोहल डिपेंडेंस से पीड़ित थे, पर नाउ दे आर मेंटेनिंग एब्स्टिनेंस, उनका एक ग्रुप होता है, तो वो उस ग्रुप में जाते हैं, रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं, लोग अपने स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं वहाँ और लोगों के पर्सपेक्टिव को जानते हैं, तो उनसे उन लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। अल्कोहल एनोनिमस होता है, नारकोटिक्स एनोनिमस होता है, इस तरह से बहुत सारे ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ओके सर। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। मुझे जो लगता है कि ये अल्कोहल मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ डी एडिक्शन, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। क्योंकि मैंने बताया रिलैप्स तो रूल है, रिलैप्स तो होना ही होना है, तो ये जर्नी है। मतलब कभी अप्स होगा, कभी डाउन होगा। जैसे फिटनेस के लिए भी मैं यही समझता हूँ कि फिटनेस जो है इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। सर आजकल जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि हम मतलब हर परिवार में मोस्टली 2 या 3 लोग ही होते हैं, राइट? पति पत्नी है, आजकल तो वो भी एक ट्रेंड चल गया कि बच्चा ही नहीं पैदा करना है। बहुत काफ़ी हमारी सोसाइटी में 2-3 लोग जो पेरेंट्स हैं बेचारे चाहते हैं ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बन जाएं, लेकिन उनके बच्चे ही तैयार नहीं हो रहे बच्चे करने के लिए, भी एक ट्रेंड हो गया। जिनके हैं भी उनके 1 या 2 ही बच्चे हैं, तो उनमें अक्सर देखने में आया सर कि उनकी डिमांड्स बच्चों की कुछ भी बोलते हैं वो पेरेंट्स पूरा कर देते हैं उनको। जो बच्चे ने बोला मुझे ये चाहिए, पेरेंट्स ने ला के दे दिया। सर ये किस हद तक, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है ये, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके उनको अफेक्ट करेगा। तो सर आपका क्या इसमें थॉट्स नहीं, है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ये सही नहीं है। आप ऐसा करके उस बच्चे के बिहेवियर को रिन्फोर्स कर रहे हो, हर एक डिमांड उसकी पूरी करना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? पहले होता था कि भाई हम लोग इतने सारे भाई बहन होते थे, अब आजकल क्या हो रहा है कि 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं बच्चों को, हर एक डिमांड पूरी करते हैं। अब हर एक डिमांड पूरी करने से क्या दिक्कत हो रही है कि उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है बच्चों को, वही चीज़ उनका वो जो बिहेवियर है ऐसा ही फिर रिन्फोर्स हो जाता है। अब आगे चल के जब वो बड़े होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में ही रहेंगे, बाहर जाएंगे। अब इसके कारण क्या है कि ऑलरेडी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस उनमें डेवलप हो जाता है, क्योंकि उनको आदत है कि जो उन्हें जब चाहिए था वो मिल जाता है। तो अब जब व्हेन दे मीट विथ फेलियर्स इन देयर लाइफ, तो उसके कारण वो उस फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ जो है वो तुरंत चाहिए थी, तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं लाइफ में। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत पहले, मार्शमेलो टेस्ट। उसमें ये देखा गया कि जिन बच्चों को उसमें ये मार्शमेलो टेस्ट में क्या हुआ था कि बच्चों को बताया गया था कि अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ तो आपको 1 मार्शमेलो के बजाय 2 मार्शमेलो मिलेगा। तो कुछ बच्चे थे जो उनको तुरंत चाहिए था, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तो उन्होंने तुरंत, एक ग्रुप उन बच्चों का था, उन्होंने तुरंत वो मार्शमेलो खाया, और जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने वेट किया, तो 1 घंटे के बाद उन्हें 2 मार्शमेलो मिला। अब उनको फिर फॉलो किया गया जब वो बड़े हो गए, तो जो ग्रुप था जिन्होंने वेट किया वो लाइफ में अपना कैरियर वाइज ज़्यादा अच्छा कर, ज़्यादा सक्सेसफुल है। परफेक्ट। तो ये जो पेरेंट्स करते हैं, मतलब तुरंत उनकी डिमांड्स फुलफिल कर देते हैं, ये सही बात नहीं है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, वो सर ये है कि एल्डरली जो इसमें हमने बात करी थी, आजकल बहुत सारे माता पिता हमारी सोसाइटी में भी अकेले रहते हैं, तो सर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज वी ऑल्सो डोंट गेट मच टाइम कि उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें, उनके बच्चे यहाँ नहीं हैं, तो उनको सर हम क्या ऐसा बेस्ट दे सकते हैं जिनसे, क्योंकि मैंने देखा है सर अगर बंदा अकेला है ना, मुझे लगता है अकेलेपन से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। वो बंदा अकेला अगर रह रहा है तो डिप्रेसिव स्टेट में, बिकॉज आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, वो तो पता नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने देखा उनकी फिजिकल हेल्थ भी डिटोरिएट हो जाती है ना। तो उसके लिए सर बेस्ट आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे, ऐसे जो मतलब एल्डरली लोग हैं हमारे समाज में, कि वो क्या करें इससे वो थोड़ा एक्टिव रहें और हैप्पी रहें? एल्डरली पॉपुलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि दे वेर अकस्टम टू अ सर्टन काइंड ऑफ लाइफ बिफोर देयर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट होता है उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है।
यस यस। फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज में कोई बहुत साल तक एचओडी रहा, रिटायर हो गया, अब उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, खाली दिन भर खाली रहना है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो खालीपन से आती है। तो अगर मतलब लोग अपने आप को थोड़ा इंगेज कर लें, 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ही सही, पर इंगेज कर लें तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये की जा सकती है कि सोशल नेटवर्किंग, भले बच्चे साथ में नहीं है, लेकिन आप अगर रोज सुबह पार्क में जाओगे तो आपको अपने एज ग्रुप के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, उनके साथ आप इंटरेक्ट करो, उनके साथ आप ग्रुप्स बनाओ, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आप करो, उनके साथ ग्रुप एक्सरसाइजेज आप करो। तो ये आपको एक क्या है, सेंस ऑफ पर्पस देगा। यस यस। मैंने देखा है आजकल कुछ लोग पार्क जाते हैं, उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं अपने प्रॉपर, उसमें वो लोग रोज नई नई एक्सरसाइज करते हैं। सर अभी हमने रिसेंट पॉडकास्ट किए थे, एक डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टर साहब के साथ किया था, रुपेश जी के साथ, फिर डॉक्टर आदर्श जी के साथ किया था। तो कई सारे लोगों ने सर हमसे पर्सनली पूछा कि यार उनके नंबर दे दो, बात करनी है नहीं करना है, तो मैं पर्सनली शेयर करता रहता हूँ। तो मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा कि आप सर ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं? हाँ, ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं। ठीक है सर, तो मैं आपका नंबर अपने डिस्कशन में शेयर कर दूंगा। श्योर सो दैट जिसको ज़रूरत है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, कर सके और अपनी बात आप तक पहुंचा सके। श्योर, जरूर। ठीक है सर, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारा ज्ञान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने हमें बुलाया। उम्मीद है सर कि आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, बहुत मजा आया यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ से अच्छी कोई चीज़ नहीं है जो उन तक आप पहुंचा सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और अगर आज पसंद आया है आपको तो उसको वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट्स में कोई भी सवाल होता है डॉक्टर साहब के लिए तो पूछ सकते हैं आप, और डॉक्टर साहब से कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।